नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। आज बात एक ऐसी लड़की की कहानी की जो उम्मीदों के आसमान पर सपनों का महल खड़ा करना चाहती थी। यह उस लड़की की कहानी है जिसके ख्वाबों की दुनिया के आगे कायनात की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाए। और ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे सुनकर शर्मिंदा होती है मानवता, जिसे देखकर ये लगता है कि इंसानियत अब मर चुकी है। देखिए, क्योंकि एक कहानी इसी हिंदुस्तान की देश की राजधानी दिल्ली की है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो उम्मीदों के आसमान में सपनों का महल बनाना चाहती है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके ख्वाबों की दुनिया से कायनात की खूबसूरती भी छूटी हो जाती थी। और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जो तमन्नाओं के तरन्नुम से जीवन की तस्वीर बदलना चाहती थी। ये तस्वीर हम आपको दिखाना भी चाहें तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि मर्यादाएं जब तार तार हो जाती हैं तो बेबसी और मायूसी महज चेहरे पर नहीं बल्कि वक्त की पहचान बन जाती है। आखिर कौन है ये लड़की? क्या है इस लड़की का नाम? क्या कहानी है इस लड़की की? सच मानिए तो इस लड़की का नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इस लड़की की पहचान कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? और इस लड़की को कुछ भी कह ले, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क तो इस बात का पड़ता है, इस बच्ची की जिंदगी का दर्द जितना बड़ा है उसकी उम्र उतनी ही छोटी है। जीवन की दुश्वारियों में इस बच्ची ने जितना संघर्ष किया है, शब्दों में उसका बखान करना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, सच कहें तो नामुमकिन है, क्योंकि ममता की छांव ने इस छोटी सी बच्ची को हैवानियत के संसार में धकेल दिया है। एक बात कहें तो कानून के अक्षरों में बेटियां अस्मिता की लड़ाई तो आज भी लड़ रही हैं। दरिंदगी और हैवानियत के समाज में बेटियां कहां सुरक्षित हैं? कौन इसे बताएगा? इसे कौन विश्वास दिलाएगा कि संवेदनाओं के चंद शब्दों ने स्वार्थ का काला इतिहास लिखा है? जी हां, काला इतिहास आज वीआईपी न्यूज दिखाएगा कि कैसे एक बेसहारा बेटी हवस के दरिंदों के चंगुल में फंसकर जीवन का दर्द चंद आंसुओं में समेट लेती है, और कैसे समाज के बड़े बड़े सफेद पोश कह कहों में काली कहानी से मुंह मोड़कर हंसते मुस्कुराते चल देते हैं। जी हां, यही है आज की कहानी, हमारे बीच की, आपके बीच की, क्योंकि एक बेटी सवाल पूछ रही है कि क्या ममता के चंद बोल स्वार्थ की स्याही से लिपटा तेजाब है, जिसे पीकर ही जिंदगी जीना जीवन का सच है? जी हां, यही सवाल है उस प्यारी सी बेटी का। ये तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन समाज के चेहरे को साफ कर रही है, जिसकी कालिख ने एक बेसहारा बेटी को जिस्म के बाजार के हवाले कर दिया। बहुत लंबी कहानी है साहब, सब कुछ बताएंगे। बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे कि कैसे खाकी के खुददार भी महज खाना पूर्ति में वीरता के प्रमाण पत्र पा लेते हैं, और बेसहारा बेटी बेआबरू होकर हर पल रोती, बिलखती, चीखती, चिल्लाती रहती है हैवानों की इस दुनिया में। लेकिन सुनने वाले कोई नहीं, और हाँ, आखिर में बेसहारा होने का दर्द ही बेबसी के आंचल को समेट लेता है। यकीनन यही है उस बेटी के जीवन का सच। देखिए उस जीवन की इसी हकीकत को आगे दिखाएंगे कि कैसे हैवानियत की दुनिया से निकली बेटी खामोश होकर ही सही पर सवाल पूछ रही है हमसे और आपसे कि क्या गरीबी में पैदा होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? वीआईपी न्यूज के लिए कल्पना सिंह की रिपोर्ट।
वो तो सपने पूरे करने के लिए देश की राजधानी आई थी। उम्र भी छोटी सी थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो कहानी बेहद बड़ी है। जिस कहानी का एक एक पन्ना ये दिखाता है कि देश की राजधानी का एक चेहरा ये भी है, जिस चेहरे से दरिंदगी की बू आती है। दिल्ली की सड़कों पर गुमनामी की जिंदगी जी रही थी ये बेटी। 2 वक्त की रोटी को मोहताज थी, पहचान की मोहताज थी और एक आसरे की मोहताज थी, जो ममता की छांव में उसकी उम्मीदों के कारवां को आगे बढ़ा सके। इसी बीच एक दिन खुशबू नाम की महिला उसे घर ले आई, इस आसरे के साथ कि वो उसके सपनों को साकार कराने की सारथी बनेगी। उसकी ममता की छांव में ये बेटी अपना जीवन सुधार लेगी। बहुत लंबी चौड़ी बातें की थी खुशबू नाम की महिला ने। आखिर वो बेटी करती तो क्या करती, क्योंकि मोहताज हो चुकी जिंदगी को जब भी ममता और प्यार के 2 शब्द सुनाई देते हैं, उम्मीदें छलांग मारने लगती है आसमानों में। आखिर खुशबू ने ही इस लड़की को नाम दिया जैस्मीन। जी हाँ, जैस्मीन, यानी उस फूल का नाम जिसकी खुशबू सारे बागबां को महका देती है। आखिर खुशबू उसे उत्तम नगर के C40 मकान नंबर में ले आई, लेकिन वक्त के साथ साथ खुशबू का स्वभाव भी बदलने लगा। जिस जैस्मीन ने खुशबू के आशियाने में सपनों की उड़ान भरने की ख्वाहिश की, अब वो दरिंदगी का पिंजरा सा बनने लगा। अपना घर भूल गए थे। घर भूल गए थे? हाँ। इनसे कैसे मिले? मैं ऑटो में घूम रही थी। ऑटो पे घूमे? हाँ, तो ये कह रहे बेटा हम तुम्हारी बेटी के जैसे रखूंगी, तुम्हें कोई परेशान नहीं आने देंगे। तो हम बोले ठीक है, हम अपना घर भूल गए। तो फिर भाभी ने बोला कि तुम्हें रख लेंगे। हर रोज की मारपीट, हर पल की प्रताड़ना ही अब जैस्मीन की जिंदगी का सच बन गया। एक ऐसा सच जहाँ जीवन तो था, सांसें भी थी, धड़कन भी थी, पर धड़कते दिल में वो एक जिंदा लाश सी बन गई थी। अच्छा, तो झाड़ू पोछा हम कर करके ना, तो फिर हमसे धंधा भी करवाती है। तो नाइट पे भेजते हैं 10 मंडे को, फिर घर का, फिर मंडे को बुला के घर का भी मंडे। दरिंदगी की कहानी यही नहीं रुकी। कई बार तो गर्म चाय तक फेंक कर जैस्मीन को तड़पाया गया। दर्द और दरिंदगी अब तो जैस्मीन की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ भी बोलना जैसे जैस्मीन की जिंदगी में प्रताड़नाओं का पैमाना बन चुकी थी। वक्त के बेरहम थपेड़ों से जूझती जैस्मीन की जिंदगी और भी दुश्वार हुई जब खुशबू ने उसे हैवानियत और हवस के संसार में धकेलना चाहा। आगे आपको दिखाएंगे हैवानियत के संसार से कैसे बाहर निकली जैस्मीन, और आगे आपको बताएंगे कैसे VIP न्यूज ने एक बेटी की आबरू बचाने के लिए पुलिस की सारी पलटन को ही सतर्क किया। दिल्ली से VIP न्यूज के लिए कल्पना सिंह की रिपोर्ट। अलर्ट इंडिया में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन उस लड़की की कहानी बदस्तूर जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उस मासूम लड़की की कहानी की हो रही है। अंधेरी दुनिया में उस मासूम को नाम मिला था जैस्मीन। दरिंदगी और हैवानियत के समाज में बेटियां कहां सुरक्षित हैं? कौन उसे बताएगा? कौन विश्वास दिलाएगा कि संवेदनाओं के चंद शब्दों ने स्वार्थ का काला इतिहास लिखा है? जी हां, काला इतिहास। VIP न्यूज दिखा रहा है कि कैसे एक बेबस बेटी हवस के दरिंदों के चंगुल में फंसकर जीवन का दर्द चंद आंसुओं में समेट लेती है। देखिए, क्योंकि ये देखना होगा और सोचना होगा आखिर कौन है वो जिनकी रूह एक बार भी ना कांपी हो। हर रोज की दरिंदगी से जैस्मीन का जीवन नर्क बन चुका था।
यही नहीं, आरोप ये भी है कि खुशबू जैस्मीन को देह व्यापार के धंधे में भी ले गई। उसके इनकार करने पर खुशबू से मारती पीटती और यकीन मानिए जैस्मीन के शरीर पर यह दाग ही बेरहमी की सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। आते रहते हैं, बचाना नहीं चाहते कोई। हमारी मम्मी बताती है इनके भी बाल खींच लेते हैं। मम्मी को भी हमारे पेटों में लात मारा है, मम्मी की यहाँ पे छिल गई हमारी। भाई हमारी बीमार है, इनको भी नहीं देखना चाहते, इनके भी बाल खींच के मारते रहते हैं। जैस्मीन के जिस्म पर यह महज दाग नहीं, इंतहा है उस क्रूर कहानी की जो खुशबू उस पर हर रोज ठाती थी, और इंतहा है इंसानियत की जिस पर एतबार कर जैस्मीन का जीवन जीते जी ही जहन्नुम बन गया। ऐसा नहीं है कि उत्तम नगर के C46 घर के आसपास के लोग ना जानते हो जैस्मीन की चीख, जैस्मीन का बिलखना हर किसी को सुनाई देता था, मगर हर कोई सुनकर भी अनसुना कर देता था। और आखिरकार इसकी खबर जब VIP न्यूज को लगी तो VIP न्यूज की टीम बेटी के दर्द को बांटने और उसे हैवानियत के संसार से मुक्ति दिलाने के लिए जा पहुंची। जैस्मीन को जिस्म के बाजार में उतारने की खबर से हमारी टीम भी स्तब्ध थी। कोई कैसे ममता की छांव तले ही स्वार्थ का छलावा कर सकता है। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दी गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कोई खासा ध्यान नहीं दिया। यही वो मंजिल है, यही वो कमरा है जहाँ पर उस लड़की को रखा गया था, जहाँ उसके साथ मारपीट करी जा रही थी। पड़ोसियों ने भी कई बार उसकी आवाज़ें सुनी, उसकी चीखें सुनी, उसके रोने की चिलचिलाहट सुनी, लेकिन सबको यही लगा कि जैसे एक छोटे बच्चे के साथ लड़ाई की जाती है या मारा पीटा जाता है, वैसे ही इस लड़की के साथ भी बिहेव किया जा रहा होगा। अभी फ़िलहाल जो लोग मौके पे पहुँचे उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, बाकी लोगों की तलाश पुलिस को जारी है। इसके बाद हमारी टीम ने इसकी सूचना DCP सुमन गोयल को दी। VIP न्यूज की सूचना के आधार पर रात तकरीबन 10:30 बजे क्राइम ब्रांच ने C46 आवास पर छापेमारी की। मौके से आरोपी खुशबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं पीड़ित जैस्मीन को बचा लिया गया। तो जैसे ही ये खबर मिली तो हमने कहा कि ठीक है, इसमें इंक्वायरी करते हैं, क्या मैटर है, क्या सच्चाई है, जो भी है सामने आ जाएगी। और हमने एक टीम इसमें डेडिकेटली लगा दी। वो टीम पहुंची मौके पर, उसने अपने तरीके से इंक्वायरी की और कुछ बात उनको लगी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और जब डिटेल में फर्दर इंक्वायरी की गई और पाया गया कि एक 15 साल की लड़की है जिसके साथ मिसयूज़ किया जा रहा है, गलत काम करवाया जा रहा है, तो कायदे से तुरंत उसको रेस्क्यू किया गया और गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी खुशबू को पुलिस ने तिहाड़ जेल भेज दिया, तो वहीं जैस्मीन आज अवाक है। वो कुछ बता नहीं पा रही है, कहां से आई थी वो, कहां जाएगी वो, और पहाड़ से जिंदगी को कैसे जीने के रास्ते पर ले आएगी। सच में छोटी सी उम्र में जीवन का सबसे बड़ा दर्द समेटे है वो बेटी। अब निर्मल छाया केंद्र आश्रम में पहुंच चुकी है जैस्मीन। आज भी सितम भरे समाज से जैस्मीन खामोश होकर यही पूछ रही है, क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? यकीनन जवाब देना मुश्किल है। मीडिया और पुलिस की कोशिश ने उस 15 साल की बच्ची की जिंदगी तो बचा ली। उस बच्ची के शरीर पर लगे जख्मों के निशान तो शायद वक्त के साथ साथ भर भी जाए, पर उसकी आत्मा पर जो जख्म लगे हैं उसकी भरपाई ना तो ये समाज कभी कर पाएगा और ना वो लोग जिसने उसे ये जख्म दिए हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ कल्पना, VIP न्यूज़ दिल्ली। अलर्ट इंडिया में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात उस दर्द की करते हैं जो 7 समंदर पार से 125 करोड़ के देश में दिख रहा है। इराक में जो हो रहा है
उससे धड़कनें तेज हैं हिंदुस्तानियों की, क्योंकि देश के 40 परिवार आज दुख में हैं और सिर्फ सहारा है तो उम्मीदों का। देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। किवें जी मजबूरियां घरां दियां मुश्किलां बच्चों नूं दूर करदियां, हुण उत्थे बहुत मुश्किल आ। इस मुश्किल दे सरकार गारी बेनती करदे आ, जिहड़े मुसीबत नूं फसे आ उन बच्चों का साथ देण, उन्हां नूं बच्चे साडे वापस साडे कोल आउण। इराक में तेजी से बदल रहे हालात ने पंजाब के कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। इनके परिवार वाले लगातार अपने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनसे बात हो पा रही है और ना ही कोई खबर मिल रही है। सर पहले जो भी कॉन्टेक्ट्स हुए उससे तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन अब जब मीडिया में बात गई है तो उसके बाद मिनिस्ट्री से बात हो रही है। कल मिनिस्ट्री से अनिल वाधवा जी की कॉल आई थी, तो उन्होंने बोला कि वो इंश्योरेंस दी कि हम कर रहे हैं, बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें वापस ले आएं, लेकिन जब तक कोई एक्शन नज़र नहीं आता तब तक कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, पता तो चले। इवन अभी तक 15 जून के बाद हमें ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, और अब तक ये भी इंफॉर्मेशन नहीं मिले कि वो सही सलामत हैं भी या कहाँ हैं। तो जब तक हमें पहले तो इतना ही पता चल जाए कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं, तो उससे भी काफ़ी होगा हौसला हमें कि हाँ हमारे बच्चे सही सलामत हैं। मैंने तो उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि पहले आप हमें ये बता दो, उसके बाद आप कैसे करोगे, क्या करोगे, वो बात की बात है, लेकिन एज सुन एज जैसे भी वो पॉसिबल है उनके लिए वो करें। अच्छे भविष्य की तलाश में इराक गए इन युवकों के परिवार वाले अब उनके लौटने की दुआ मांग रहे हैं। इनमें से कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि उनका बेटा फिलहाल कहाँ है। इराक गए इन युवकों के परिजन लगातार एम्बेसी से संपर्क में हैं, लेकिन वहाँ से भी इनके बारे में सही जानकारी नहीं मिल रही है। महाराज सच्चे पातशाह नूं तुसीं आ सहाई इन्हां दा, और इस टाइम ते कोई नहीं मार कर लिया। गवर्नमेंट गाड़ी भी यही रिक्वेस्ट करन दे साडे बच्चे छेती जल्दी से जल्दी घर। इराक से आए दिन आ रही हिंसा की खबरों से इन परिवारों में दहशत का माहौल है। इन्हें चिंता है तो बस उस चिराग की जो इन्हें रोशन करने की खातिर मुसीबत में जा घिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। आखिर कौन है ये जो खून की होली खेल रहे हैं और कौन है ये जो दर्द बांट रहे हैं? देखते हैं इस खास रिपोर्ट में आखिर कौन है ये ISIS। इराक के कई अहम शहरों पर कब्जे के बाद बगदाद की तरफ बढ़ते ये चरमपंथी लड़ाके ISIL यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांट से ताल्लुक रखते हैं। सुन्नी चरमपंथियों के संगठन को ISIS यानी लेवांट गुट के नाम से भी जाना जाता है। लेवांट का मतलब है वो भौगोलिक क्षेत्र जिनमें साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे देश आते हैं। लेकिन इराक के मौजूदा संदर्भ में इसका मतलब मुख्य तौर पर सीरिया से है। करीब 15,000 लड़ाकों का ये गुट इराकी सेना के 9,30,000 सैनिकों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि ISIL इराक और आसपास के इलाकों में अल-कायदा से ज्यादा खतरनाक आतंकी संगठन बन गया है? आखिर क्यों इस गुट ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की नींद को हराम कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, VIP डेस्क। अब आपको दिखाते हैं कि ये संगठन किस तरह काम करता है और इसे पैसा कहां से मिलता है। इराक में आतंकवादी संगठन ISIS द्वारा मोसुल शहर और कई सुन्नी बहुल इलाकों पर कब्जा करने के बाद यहां संकट गहराता जा रहा है। हाल ही में ISIS ने इराक के शहर मोसुल पर कब्जा किया तो वहां से $429 मिलियन की लूट की। इसके बाद माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन गया है। कैसे भरती गई ताकत? इराक में साल 2006 में आतंकी संगठन अल-कायदा काफी सक्रिय था। इसका मुखिया अबू मुसाम अल-जरकावी था। अल-कायदा इराक में बहुसंख्यक शिया समुदाय के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाना चाहता था।
अलकायदा 2006 में अपने मकसद में कामयाब हो गया। दरअसल यहाँ पर शियाओं के प्रमुख धर्म स्थल अल अस्कारिया मस्जिद पर हमले किए गए। शियाओं ने जवाबी हमले किए और तनाव बढ़ने लगा। साल 2006 में अमेरिकी फौजों के हमले में अल जरकारी की मौत के बाद ISIS लगभग खत्म हो गया था। लेकिन इराक में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद ये फिर बढ़ने लगा। अलकायदा ने 2006 में खुद को द इस्लामिक स्टेट इन इराक कहना शुरू कर दिया। लेकिन अप्रैल 2013 में इसके साथ एंड सीरिया भी जुड़ गया। नए संगठन ने इराक में सुन्नियों की इस भावना का फायदा उठाया कि उनके प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी शिया समुदाय के खिलाफ हैं और सरकार उनके बारे में नहीं सोचती है। इस तरह ये संगठन इराक में मजबूत होता गया। कौन है इसका सरगना? इस संगठन का प्रमुख अबू बकर अल बगदादी है। बगदादी के हाथ में संगठन की कमान आने के बाद आतंकी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइटिंग फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। बगदादी के बारे में बेहद कम जानकारी मुहैया है। ये अपने फोटो ज्यादा नहीं खिंचवाता। माना जाता है कि इसका जन्म 1971 में उत्तरी बगदाद के समर्रा में हुआ था। बगदादी का असली नाम अब्बाद इब्राहिम अली अल-वद्री है। इसकी पहचान संगठन में बैटलफील्ड कमांडर और टेक्नीशियन के रूप में होती है। जानकार कहते हैं कि युवा जिहादी इस संगठन से जुड़ने के लिए बगदादी से खासे प्रभावित हैं। कहा जाता है कि बगदादी इस्लामी स्टडीज में PhD है। बगदादी 4 साल दक्षिणी इराक के बुक्का में अमेरिका प्रिजन कैंप में भी रहा है। इसी समय इसने कई आतंकियों से संपर्क बढ़ाया था। इसे इस कैंप में साल 2009 में छोड़ा गया था। कहां से आता है पैसा? ISIS की आय का मुख्य स्रोत एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली है। इसके अलावा ये संगठन ट्रक चालकों और व्यापारियों से भी पैसा वसूलते हैं। संगठन ने कई बैंक और गोल्ड शॉप में भी लूट की है। इनका क्रिमिनल नेटवर्क बड़ा है। हाल ही में जब इसने इराक के शहर मोसुल पर कब्जा किया तो वहां से $429 मिलियन की लूट की है। इसके बाद माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन गया है। ISIS ने अपने हर फाइटर को $200 हर महीने देना शुरू कर दिया है ताकि संगठन में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को जोड़ा जा सके। दूसरे संगठनों से कैसे संबंध? जानकारों का कहना है कि ISIS संगठन अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि ये संगठन जिस तरह अलकायदा का सहयोगी था आज उससे काफी अलग हो गया है। इसके विस्तार की कहानी साल 2013 में तब सामने आई थी जब संगठन के प्रमुख बगदादी ने कहा था कि सीरिया के आतंकवादी संगठन अल नुसरा फ्रंट का ISIS में विलय किया जा रहा है। हालांकि बाद में जब अल नुसरा ने इसका खंडन किया और विलय से इनकार किया तो दोनों संगठनों में काफी झगड़े हुए। ऐसे में अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की और ISIS को ये समझाने की कोशिश की कि वो ईरान तक सीमित रहे और सीरिया में ज्यादा दखल न दे। ऐसा न करने पर जवाहिरी ने ISIS से खुद के संगठन अलकायदा को बिल्कुल अलग कर दिया। इसके बाद ये संगठन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। क्या है टिके रहने का कारण? ISIS तेजी से बढ़ रहा है। सीरिया में भी असद सरकार के खिलाफ जिन विद्रोहियों ने मोर्चा खोला था उसमें एक तरफ तो अल नुसरा फ्रंट और अन्य आतंकी विद्रोह कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ISIS दूसरे मोर्चे पर सभी से अलग अकेले लड़ रहा था। इराक में भी ये बहुत तेजी से कब्जा कर रहा है। दरअसल संगठन का मुखिया बगदादी वो गलती नहीं कर रहा है जो पहले अबू मुसाम अल जरकावी करता था। पहले किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद स्थानीय ट्राइबल लीडर्स को अनदेखा कर दिया जाता था और शहरों पर काले झंडे लगा दिए जाते थे, जबकि अब बगदादी लोकल ट्राइबल लीडर्स को साथ लेकर चल रहा है और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंप रहा है। अलर्ट इंडिया में आज इतना ही, लेकिन आप रहिए हमेशा अलर्ट। नमस्कार।